नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भाग 2 देखेंगे, जो कि नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। और नागरिकता से संबंधित आपके अंदर में कोई भी डाउट नहीं बचने देंगे हम, क्योंकि इसी के लिए आज हम कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन भी लेके आए हैं, जिससे आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। भारत का नागरिक कैसे बनते हैं और कैसे नागरिकता छूटती है? तो नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक किसी भी देश का, कोई भी देश हो, उसका पूर्ण सदस्य होता है, जो कि उस देश के प्रति और संविधान के प्रति निष्ठा रखता है और उसके पास मौलिक अधिकार भी होते हैं, चाहे वो जीने का मौलिक अधिकार हो या निजता का कोई भी मौलिक अधिकार हो, उसके पास होता है। और जो इसके लिए एक अहम है, अगर कोई भी नागरिक उस देश का है, उसके पास उस देश का पासपोर्ट होता है। विदेशी क्या होते हैं? विदेशी 2 तरह के होते हैं, ये अन्य देश के नागरिक होते हैं। एक होते हैं शत्रु देश के नागरिक, एक होते हैं मित्र देश के नागरिक। इन्हें विदेशी कहते हैं, जो विदेशी 2 प्रकार के होते हैं। राज्य विहीन व्यक्ति क्या होता है? जो अवैध प्रवासी होते हैं, जो कि चुप्पे से या किसी भी वजह से चले आते हैं अंदर में, जिसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है कि हम किस देश के होते हैं। और शरणार्थी कैसे होते हैं? शरणार्थी किन्हें कहा जाता है? भाषा, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक विचार के उत्पीड़न के कारण अगर कोई देश छोड़ के अन्य देश में शरण लेता है, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। जैसे कि दलाई लामा ने भारत में शरण ली है, उसी तरह अनुच्छेद 5 में क्या है? अधिवास, जो भारत के लागू होने के समय भारत में मौजूद थे। 26 जनवरी 1950 उस समय था कि जन्म से हो या माता या पिता में कोई एक हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तो उसे अधिवास कहा गया। उसके बाद अनुच्छेद 6 है, पाक से भारत आने वाले नागरिक 19 जुलाई 1948 के पूर्व या उसके पश्चात, जो 6 महीने के बाद, कम से कम 6 महीने रहने के बाद ही उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व आए हों या बाद में। अनुच्छेद 7 है, भारत से पाक जाने वाले नागरिक, जो कि भारत से पाक गए तो, लेकिन जब वहाँ पे डंडा वंडा कुछ पड़ा तो फिर वापस लौट के भारत को ही आए, उनके लिए नागरिकता दी गई है। इसके लिए उन्हें भारत में कम से कम 6 महीने तक रहना पड़ेगा, वही 19 जुलाई 1948 से। अनुच्छेद 8 है, भारतीय मूल के व्यक्ति, जो PIO होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पास भारत का पासपोर्ट तो होता है, अगर वो चाहें भारत की नागरिकता लेने के लिए तो भारतीय दूतावास में जाके अपना पंजीकरण करा दें, और उसके विस्तार में अभी आगे हम चल के देखेंगे। अनुच्छेद 9 है, नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता कैसे समाप्त होती है? ये नागरिकता 3 तरह से समाप्ति होती है, इसके लिए भी अभी हम आगे देखेंगे। और अनुच्छेद 10-11 है, इनको दोनों हम एक ही साथ देख लेते हैं। ये है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है तो इसको बनाती है संसद, क्योंकि जब संविधान बन के जब समाप्त हो गया था, उसके पश्चात नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, तभी से इसका जो अधिकार है संसद के पास है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इसी के लिए आज हम क्वेश्चन भी लेके आए हैं कि आप देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। इसके लिए देखिए पुराना क्वेश्चन पेपर है ये। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसके लिए आप देख सकते हैं, ये भाग 2 है, जहाँ पे नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये UPUD या LDA स्पेशल मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसके आगे भी अभी और भी क्वेश्चन है, जिसे हम देखेंगे। जन्म से नागरिकता को कभी वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई जन्म से अगर है, अगर किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है, जन्म से नागरिक अगर है, तो NRI, PIO और OCI ये क्या होते हैं? जो NRI होते हैं, ये अप्रवासी भारतीय होते हैं। ये होते तो मुल्क भारतीय हैं, लेकिन 2011 से भारत आकर मतदान करने का इन्हें अधिकार मिल गया है। जैसे अगर कोई भी हुए जो यहाँ से चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, जैसे सऊदी हुआ या अमेरिका हुआ, कहीं नौकरी करने गए हैं, तो इन्हीं को अप्रवासी भारतीय कहते हैं बस। और PIO कौन क्या होते हैं? ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये भारतीय नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं,
या कभी भारत के रहे हों। इनमें से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान को इससे बाहर किया गया है पीआईओ से। 2002 से पीआईओ के लिए कार्ड लॉन्च किया गया जिससे इनको क्या-क्या फ़ायदा मिला है। इसमें इनको 15 ईयर का वीज़ा फ्री, यानी 15 ईयर के तक ये भारत में आके रह सकते हैं बिना वीज़ा के। और एफआरओ यानी विदेशी पंजीकरण जो होता है ऑफ़िस, उसमें बिना पंजीकरण कराए कम से कम 180 दिन तक ये भारत में रह सकते हैं। और अगर कोई शैक्षिक शिक्षा लेनी है, एक इकोनॉमी या बैंक में अगर कहीं कार्य करना है तो उसे कर सकते हैं। और इन्हें हानि क्या-क्या है पीआईओ होने से, एक कोई कहीं भी कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकते भारत में। ना कोई इनके पास राजनीतिक अधिकार होता है, ना ही कोई संवैधानिक पद ग्रहण कर सकते हैं भारत में ये। ना ही पर्वतारोही बन सकते हैं और ना ही कोई रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। और समुद्र पार ये ओसीआई ये क्या होते हैं? इन्हें पाक और बांग्लादेश को इससे बाहर किया गया है ओसीआई से। इन्हें दर्जा नहीं दिया गया है इसमें। इसमें हैं भारत के नागरिक तो होते हैं, परंतु 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ के बाद कभी भारत नागरिक नहीं रहा हो। जब भारत का नागरिक जो है वो ओसीआई 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद ये भारत के नागरिक नहीं थे। और दूसरा क्या है इसमें, भारतीय नागरिक नहीं है पर संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की आर्हता रखते थे। इनके पास आर्हता थी उस समय कि ये बन जाएं, लेकिन बने नहीं। और तीसरा क्या है, नहीं है पर वो किसी ऐसे क्षेत्र में रहता हो जो 15 अगस्त 1946 के पश्चात भारत के हिस्सा बन गया हो। जैसे कि सिक्किम नहीं था पहले भारत का हिस्सा, लेकिन बाद में बन गया, उसी तरह। उसके बाद है उपरोक्त 3 के व्यक्ति को कि जो उपरोक्त के जो व्यक्ति हैं अगर उनका पोता-पोती, बेटा-बेटी या नात-नातिन भी ओसीआई माने जाएंगे। ओसीआई कार्ड लॉन्च किया गया 2005 में। इसमें क्या-क्या इनको राहत दी गई थी। इसमें इनको लाइफ टाइम वीज़ा फ्री दिया गया था कि कभी भी भारत आ जा सकते हैं। और एफआरओ लाइफ टाइम इनके पास फ्री था कि यानी ये जो पंजीकरण होता है आके उसे भी इनको नहीं कराना था, आराम से आएँ और रहें यहाँ पे। और इकोनॉमी की या फाइनेंशियल कर सकते हैं यहाँ पे। 2015 में इनके लिए एक अलग कार्ड लॉन्च की गया जिसे ओसीआई प्लस पीआईओ दोनों के लिए मर्ज कर दिया गया, एक में इन्हें सुविधा दी गई कि ओसीआई को भारत नागरिकता के लिए कम से कम 5 वर्ष रहना पड़ेगा। अगर इस तरह अगर रहते हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इनके पास सबूत के तौर पर किसी का भी कम से कम पासपोर्ट होना चाहिए। नागरिकता का सिद्धांत होता है, रक्त का अधिकार जो होता है इसमें होता है किसी भी देश का बच्चा जो होता है, देश के बच्चे को पैदा जो होता है उसी देश का माना जाता है। कोई भी बच्चा अगर पैदा हो रहा है वो किसी भी देश में उसी देश का माना जाता है। और भूमि का अधिकार ये होता है कि नागरिकता जन्म के आधार पर दी जाती है। इसमें आपका जन्म कहाँ पे हो रहा है, जैसे यूएस में है, अगर वहाँ पे आपको जन्म हो रहा है तो आपकी नागरिकता वहीं की रहेगी। लेकिन इसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। जो भारत है इसमें 1950 से 87 तक इसको अपनाया था भूमि का अधिकार। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि 1987 से 2004 आज तक जो है इसमें माता पिता दोनों में से किसी को होना चाहिए भारत का एक। ये जो संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे पीसीएस 2020 में ही पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में से संबंधित नागरिकता है, तो ये कौन सा है, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आप देख सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका आप खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं कि सिर्फ ये एकल नागरिकता प्रदान करता है जिसे हम ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। यूएस की जो नागरिकता है वो वहाँ की दोहरी नागरिकता है, क्योंकि वहाँ पे एक राज्य की नागरिक होता है और दूसरा उस देश का। वहाँ पे 2 तरह का नागरिक होते हैं यूएस में। वहाँ पे दोहरी नागरिकता है यूएसए में। भारत और ब्रिटेन में सिंगल नागरिकता है। उसके बाद और देखते हैं
नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना था, इसमें जो 5 तरह के दिए गए थे कि किस तरह आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसमें जन्म से जो नागरिक बनना था, वन दो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के मध्य अगर भारत में जन्मा है, तो उसे मिलेगी नागरिकता। उसके बाद फिर इसमें संशोधन किया गया। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य अब माता या पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। और 3 दिसंबर 2004 के बाद आज तक माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, यानी चोरी छुपे भारत में ना आया हो। जो वंश के आधार पर नागरिकता है, ये धारा 4 में दिया गया है। जो नागरिकता अधिनियम की जो धारा है 4, उसमें दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ हो तो उस समय पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, जो वंश का आधार है। जब 26 जनवरी 1950 और 92 के मध्य पिता का होना जरूरी है भारत का, माता कहीं की हो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद माता और पिता में से कोई भी एक होना चाहिए भारत का, तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। जो पंजीकरण है उससे कैसे नागरिकता मिलती है, ये धारा 5 में दिया गया है। जैसे PIO है, भारत में कम से कम 7 वर्ष रहना पड़ेगा, या कोई अगर शादी करके भारत अगर आता है तो उसे भी कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। देशीकरण से नागरिकता कैसे मिलती है, धारा 6 में दिया गया है। कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा और भारत की कोई एक भाषा, जो 22 भाषा दी गई है इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश नहीं है हमारे, जो 22 भाषा है इसमें इंग्लिश नहीं दी गई है। और संविधान के प्रति आपको निष्ठा रखनी पड़ेगी और 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष आपको रहना पड़ेगा, तो आपको देशीकरण से नागरिकता मिलेगी। जो राज्य क्षेत्र के समावेशन के आधार पर है, इसमें जब किसी राज्य को भारत में मिलाया जाएगा तो आपको इसकी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे नागरिकता पांडिचेरी आदेश, इसका संशोधन यानी जो आदेश बना था 1962 में, इसी तरह राज्य का समावेशन जब होता है तो ऐसे आदेश पारित किया जाता है जिससे सभी को उस देश की नागरिकता मिल जाती है। और नागरिकता का परित्याग कैसे होता है, इसमें 3 तरह का होता है। एक होता है परित्याग, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता परित्याग कर देना। समाप्ति होता है, इसमें एक अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और वंचित कैसे किया जाता है, सरकार द्वारा वंचित किया जाता है। जैसे अगर आप नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई गलत तथ्य कर देते हैं तो इससे आपकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी, या संविधान का अपमान अगर करते हैं तब भी आपकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। अगर या तो भारत से किसी देश का युद्ध चल रहा है और उसमें आप जो शत्रु देश है उसकी आप मदद कर रहे हैं या उसके साथ अवैध व्यापार कर रहे हैं आप, तब भी आपकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। या किसी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता अगर प्राप्त हो गई है, परंतु अगर किसी गलत कारण से गलत कार्य करने से उसे 2 वर्ष की सज़ा मिल जाती है, तब भी उसकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। और कोई व्यक्ति अगर नागरिकता प्राप्त करने के बाद 7 वर्ष तक बाहर रहता है और वो भारत से संबंधित या भारत के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान या किसी भी संगठन जो कि भारत उस संगठन का सदस्य हो, अगर उसमें काम नहीं कर रहा है तो उसकी भी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह इसमें है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी है। इसमें आप देख सकते हैं यूपी PCS 2015 पे क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें है संपूर्ण भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता है। इसमें ना राज्य की एक नागरिकता है ना ही देश की, सिर्फ संपूर्ण भारत की एक ही नागरिकता रहेगी। US की तरह नहीं है कि इसमें 2 नागरिकता मिले आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा है, ये IAS का क्वेश्चन है। आपने अभी तक क्या पढ़ा, इसके बारे में आप स्वयं खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भेजें भी, क्योंकि इसी तरह हम पूरा संविधान यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, भारत के संदर्भ में, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास हो। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अभी आप पीछे देख के आ रहे हैं, कोई भी विदेशी अगर भारत का नागरिक अगर बनता है तो उसे वंचित किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसने कोई गलत तथ्य से अगर वो बना है नागरिक, या कोई गलत कार्य करने की वजह से 2 वर्ष तक अगर जेल में है तब भी वंचित किया जा सकता है, या जो संविधान के प्रति अगर सच्ची निष्ठा नहीं रखता है तो उसे भी वंचित किया जा सकता है। तो जहाँ पे 3 नंबर गलत है। अब बात रही दूसरे की, तो यहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में भारत का नागरिक सिर्फ होना चाहिए बस। ये नहीं है कि जन्म से है या वो भारत की नागरिकता बाद में आके ग्रहण किया है। इसीलिए 2 नंबर भी गलत होता है। और जो 1 नंबर है, भारत में केवल एक ही नागरिक और एक ही अधिवासी है, यही 1 नंबर क्वेश्चन सही है। और आप देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन है IAS प्री 2021 यानी पिछले वर्ष ही आया था ये। तो आप देख सकते हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे। तो यहाँ पे केवल 1 नंबर क्वेश्चन सही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो इसके लिए है 11 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा से पारित हो गया था, और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था ये। एक कहाँ पे आया है? ये BPSC 2020 प्री में आया है क्वेश्चन ये वाला। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। इसी तरह पूरा पॉलिटी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।